तो डियर स्टूडेंट देखिए, आज आप लोग को हम जो वीडियो देने जा रहे हैं वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पर। ये एक्ट नंबर 5 है 1908 का, और इसका जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1/1/1909, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी कहते हैं। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ है, आज भी एग्जिस्टेंस में है। इसके जो एक्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक में सेक्शंस दी गई है और दूसरे में जो है ऑर्डर्स दिए गए हैं। जो सेक्शंस है 158 है और जो ऑर्डर है वो 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये जो सेक्शंस होता है ये सिविल नेचर के सूट के डॉक्ट्रिन यानी प्रिंसिपल को बताता है कि अगर हम कोई सिविल सूट लाना चाहते हैं तो किन किन सिद्धांतों का हमको पालन करना होगा। अगर इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा सिविल सूट जो होगा वो डिसमिस कर दिया जाएगा। जो ऑर्डर होता है उसमें यह बताया गया है कि जो सिविल सूट हम फाइल करते हैं उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, उसमें क्या लिखे जाएंगे, वो हम लोग को ऑर्डर में मिलता है। तो सीपीसी में हम लोग सेक्शन के साथ ऑर्डर को भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें चलेगा सेक्शन ऑर्डर, यानी हम लोग धारा आदेश दोनों को एक साथ लेकर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। तो हमारा जो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तीनों में हम लोग को सफलता मिलती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो सिविल नेचर के सूट होते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं सीपीसी के सेक्शन नंबर 9 में। तो सेक्शन नंबर 9 है जिसमें कहा गया है कि कोई टाइटल सूट होता है, कोई मनी से रिलेटेड सूट होता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल प्रकृति के बाद नेचर ऑफ सिविल सूट। जो ये सिविल सूट होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जनरल सूट के नाम से हम लोग जानते हैं, एक स्पेसिफिक सूट के नाम से जानते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट के नाम से जानते हैं। तो जो जनरल सूट होता है ये अंडर सेक्शन 26 सीपीसी ऑर्डर 1 to 47 में है। जो स्पेसिफिक सूट है ये सेक्शन 79 80 में है। जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो ऑर्डर 1 और रूल 8 में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बेसिक चीजें हमने आपको बताया इसके लिए हम लोग चलते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के ढेर सारे स्टूडेंटों के साथ। इस पूरे सीपीसी की आज हम लोग डेमो क्लास देखने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, एक एक बारीकी देखें कैसे क्लास चलती है, कैसे क्लास में बारीकी बताई जाती है। तो आप लोग अब रेडी होइए कि आप लोग के साथ वो वीडियो आप लोग के साथ दिया जा रहा है जिसमें आप सीपीसी की सारी बारीकियों को क्लास में सीखेंगे, ताकि आपको लगे कि ऐसे परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस चलती है, हमको भी इसमें इनरोल्ड होना है। देखिए डियर स्टूडेंट, सीपीसी की आज पहली क्लास थी 6 जनवरी 2025 को। इसकी जो क्लास है वो 8:30 AM 8:30 बजे सुबह चलती है। आज पहली क्लास थी और कल इसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी। जो ये नया बैच है कि सीपीसी का स्टार्ट हुआ है। दूसरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी 2025, 13 जनवरी मंडे को 2025 को 8 बजे शाम को। और जो ये बैचेस है ये आप लोग को मिलेगा 8 PM पर 8 बजे शाम को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो लोग सीपीसी में इनरोल्ड होना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनरोल्ड होना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इन 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को बताना चाहते हैं कि हायर जुडिशियल की क्लासेस चल रही है, सिविल जज की क्लासेस चल रही हैं और एपीओ की क्लासेस चल रही है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। बाकी जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा आप उसमें लिख देंगे हमको कौन सा एडमिशन चाहिए, फिर आपको सारी फॉर्मेलिटीज आगे की बता दी जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नए वर्ष में नया बैच के साथ हम लोग सीपीसी की क्लास परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के साथ देखते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पे सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला।
और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू मैं ऋचा जी, थैंक यू, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण ही मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। थी फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। नमस्कार, देखिए आज से हम लोग जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5, एक्ट नंबर 5 1908 का। तो देखो, जब इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम आप लोग क्या बताओगे? इसका नाम आप लोग बताओगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, अधिनियम क्रमांक 5 वर्ष 1908। गुड मॉर्निंग। इसको इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी, ठीक। तो देखिए, जो सीपीसी है ये सिविल नेचर पे केसेस पर इम्प्लीमेंट होता है ये, ठीक है। इसको देखो, बेसिक चीज़ सब आप लोग पहले समझो इसको, और फिर आगे चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि जो हम लोग सीपीसी स्टडी करने जा रहे हैं ये सब्सटेंटिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है। एक क्वेश्चन सबसे पहले ये उत्पन्न होता है कि ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, क्या ये प्रक्रियात्मक विधि है या ये सारवान विधि। इसका देखो आंसर है कि ये है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि, प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल लॉ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये प्रोसीजरल लॉ है, जैसे कि BNSS में हम लोगों ने पढ़ा था, तो BNSS का जो प्रोसीजर लॉ हम लोगों ने पढ़ा था उसका सब्सटेंटिव लॉ था BNS। इसको हम लोग पहले CRPC प्रोसीजर पढ़ते थे, IPC हम लोग पढ़ते थे उसका क्या नाम है, सब्सटेंटिव लॉ के रूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर ये हमारा जो CPC है ये प्रोसीजरल लॉ है, इसका सब्सटेंटिव लॉ क्या, कौन से ऐसे सब्सटेंटिव लॉ के क्या नाम है पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं, इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं CPC। इसको देखो आंसर आप ये दोगे कि इसकी सीरीज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो हम लोग सब्सटेंटिव लॉ में किसको बताएंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, माल विक्रय अधिनियम, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब इसके क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब इसके क्या है, सब्सटेंटिव लॉ। भारतीय संविदा अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, ठीक है, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ऑल दीज आर द सब्सटेंटिव लॉ। अब अगर दो लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट लीगल है, तो जब कोई एग्रीमेंट लीगल होता है तो वो फॉर्म कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा बन जाती है। लेकिन बाद में अगर कोई पार्टीज मुकर गया, नहीं माना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग हो जाएगी। जो संविदा भंग होती है उसका जो रेमेडीज है, उपचार है, वो 73 से 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ये बातें तो सब्सटेंटिव लॉ के फॉर्म में कह दी गई है कि अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, वैध संविदा का निर्माण हो गया है और कोई पक्षकार संविदा की शर्तों को नहीं मानता है, तो उसके लिए जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो ला सकता है सिविल सूट, सेक्शन 73 से 70। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट, चुप, मौन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट आएगा कहाँ, लाएंगे कहाँ पर, किस कोर्ट में लाएंगे? तब इसका आंसर मिलता है सीपीसी। तब ये प्रोसीड कहाँ होगा? सीपीसी। सीपीसी में सेक्शन नंबर 26, ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7। तो जो ये सीपीसी का ये सेक्शन नंबर 26 है, सीपीसी का ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर सेकंड है, ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 7 है। ये बताता है कि जो विक्टिम होगा वो बनेगा प्लेंटिफ, जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो बनेगा वादी। और वो सेक्शन नंबर 26 के जो कहा गया है कि वो जो विक्टिम है, वादी है, पीड़ित है, वो लाएगा सिविल सूट 2 कॉपी में, 2 कॉपी में। एक कॉपी कोर्ट में जाएगी ओरिजिनल, सेकंड कॉपी जाएगी जिसने संविदा तोड़ा है, जिसको आपने बनाया है डिफेंडेंट, प्रतिवादी। ठीक। ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7 क्या कहता है? कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट। प्लेंट में लिखोगे क्या आप? क्योंकि सेक्शन 26 कहता है कि जो विक्टिम है, प्लेंटिफ है, वो 2 कॉपी में प्लेंट को फाइल करेगा सिविल कोर्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बात तो ठीक हो गई, अब हम उसमें लिखेंगे क्या? अगर हमने प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं की, तो हम लोग कहते हैं प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो कोर्ट हमारी क्या करेगा? प्लेंट को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा फर्स्ट हियरिंग पर, एडमिट ही नहीं करेगा। तब उसको हम लोग को सहारा लेना पड़ता है कहाँ पर? ऑर्डर में। ऑर्डर में ये तो देखो तरीका होता है कि सब्सटेंटिव जो लॉ होते हैं उनकी जो रेमेडीज होती है सीपीसी में ऐसे हम लोग प्राप्त करते हैं। देखो जो हम लोग की सीपीसी है 1908 की, वो 158 इसमें सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स, 158 इसमें धाराएं हैं और इसमें 51 ऑर्डर है, आदेश। 158 धारा और 51 आदेश। देखो जो सेक्शन में बातें कही जाती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सेक्शन जब डिवाइड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब सेक्शन। जैसे हमने सब एग्जाम्पल के रूप में हमने सेक्शन 26 पढ़ा, सेक्शन नंबर 26 में 2 सब सेक्शन, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड जो है 99 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। उसमें कहा गया कि प्लेंटिफ अपने प्लेंट को क्या करेगा? ऑन ओथ कोर्ट में दे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 ऐसे बोलते हैं। धारा 2, धारा 26, उपधारा। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर भी क्या होता है? कई क्लासेस में डिवाइड होता है, 1, 2, 3, 4। उसके बोलने का तरीका क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा ऑर्डर फर्स्ट, अगर उसका 1 नंबर है तो बोलेंगे रूल फर्स्ट, अगर 2 नंबर है तो बोलेंगे ऑर्डर फर्स्ट, रूल सेकंड। ऐसा चलता है। तो यहाँ पे चलेगा सेक्शन और सब सेक्शन, वहाँ पे चलेगा ऑर्डर और रूल्स, ऑर्डर और रूल्स, आदेश और नियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ये सब छोटी छोटी बारीकियां है जिसको हम प्रॉपर रूप में इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, तो हमको दिक्कत हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये आता है कि सेक्शन में क्या चीज दी गई, ऑर्डर में क्या, सेक्शन में क्या दिया गया, ऑर्डर में क्या दिया गया। तो देखो जो सेक्शन में बातें दी गई है वो दिया गया है डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, सिविल सूट लाने के सिद्धांत, सिविल सूट लाने के सिद्धांत। जैसे हमने जिन लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया था, टीपीए, तो टीपीए में हमने आप लोग को बताया था कि जो टीपीए का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है? सेक्शन फर्स्ट से लेके 53 तक, और 54 से क्या चलता है? सेकंड पार्ट। तो टीपीए का जो सेक्शन नंबर फर्स्ट से लेके सेक्शन नंबर 53 तक है वो क्या है? और 54 से लेके जो लास्ट तक 137 तक है वो क्या है? क्या बताया गया था सुधा कुमारी? निशा रानी कैमरा ऑन करिए, नहीं तो डिलीट हो जाएंगे, फिर आप रोती रह जाएंगे। कई बार आप लोग को होता है। प्रिंस कुमार, देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया था कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के प्रिंसिपल किन किस सिद्धांतों का पालन करेंगे, तभी जो ट्रांसफरर है, अंतरण करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में बताया गया काइंड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के तरीके क्या है।
बेच देना, बंधक रख देना, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, विनिमय कर दो, पट्टा कर दो, दान कर दो, तो वो क्या है, काइंड्स है। इसी प्रकार जरा यहाँ आ जाइए सीपी, जो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 58 तक दिया गया, 158 तक, वो क्या दिया गया है, डॉक्ट्रिन। सिविल सूट लाने में किन किन सिद्धांतों का पालन करना होगा, अगर इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो आपका सिविल सूट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। कब डिसमिस हो जाएगा, फर्स्ट हियरिंग पर, प्रथम सुनवाई की तिथि पर, जिस दिन आप अपने सूट को एडमिट कराने के लिए कोर्ट में सूट लाओगे, उसी दिन आपका सूट डिसमिस हो। तो जो एडवोकेट होते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमको कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना। सिद्धांत में क्या क्या है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, इसको हम लोग कहते हैं विचाराधीन न्याय का। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रांग न्याय का सिद्धांत। सेक्शन 26 कहती है प्लेंट को 2 कॉपी में लाइए, ठीक है। ये सब एक एक सेक्शन में आप पढ़ोगे, इसमें बताया गया है सिविल सूट लाने के सिद्धांत। इन सिद्धांतों का आपको पालन करना है। आपने सिविल सूट 1 कॉपी में फाइल किया तो आपका सूट डिसमिस, क्योंकि आपने सिद्धांत का उल्लंघन किया। सिद्धांत क्या है, 2 कॉपी में सिविल सूट फाइल करिए, 2 कॉपी में फाइल करिए। आपने 1 कॉपी में फाइल किया तो आपका सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो। इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है सिद्धांत। अब आता है जो सेकेंड पार्ट है, उसमें बताया गया है कि ये जो सूट वगैरह सिविल सूट है, अगर किसी भी विक्टिम ने अपने एडवोकेट के थ्रू सिविल सूट प्रॉपर रूप में फाइल किया, ठीक, तो ये होता है कि वो जो सिविल सूट है जो पार्टीज ने फाइल किया है, उसमें ऑर्डर के रूल्स को माना गया है कि नहीं। ऑर्डर का रूल्स का मतलब है कि अगर आपने प्लेंटिफ ने प्लेंट को फाइल किया तो जो प्लेंट के कंटेंट्स हैं, जो प्लेंट के अंतर वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उसको माना है कि नहीं माना है। अपोजिट पार्टी ने, अगर डिफेंडेंट ने अपना WS फाइल किया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, तो क्या उसने रिटर्न स्टेटमेंट में कंटेंट्स को माना, ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट को माना कि नहीं माना। नहीं माना, उसका WS क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्योरली है सिविल, जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ का है, CPC का, और जो CPC का सेकेंड पार्ट है वो फुली है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक। अब क्वेश्चन आता है, हम होल CPC को क्या बोले। फर्स्ट पार्ट उसका जो है सब्सटेंटिव नेचर का है, सेकेंड पार्ट उसका प्रोसीजरल नेचर का है। फर्स्ट पार्ट जो है सारवान विधि के रूप में है, सेकेंड पार्ट जो है वो प्रक्रियात्मक। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब होल CRPC को क्या बोले, होल CRPC को क्या बोले। तो देखो इन सब के पीछे थोड़ा सा आप लोग कुछ और भी नॉलेज रखा करो। जैसे आप लोग को पढ़ाया गया था लॉजिंग ऑफ FIR, अगर कोई भी सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल की है, एक सेक्शन अगर बीच में आ जाती है कॉग्निजेबल, तो पूरा ऑफेंस क्या हो जाता है, कॉग्निजेबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि CPC में जो 150 से 8 सेक्शन है वो सब्सटेंटिव लॉ जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो आगे चलेगी कैसे। जो 1 से लेके 58 में क्या उसी के बेसिस पर हम सिविल सूट आगे बढ़ा सकते हैं, होगा नो। हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, ऑर्डर का, ऑर्डर का, रूल्स का। बिना ऑर्डर और रूल्स के सहारा लिए हम सिविल सूट नहीं ला सकते, ठीक। जैसे ऑर्डर 33, इंडिजेंट पर्सन, कोई व्यक्ति कहता है मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कोर्ट फीस देने का नहीं है, तो सेक्शन में कोई प्रोविजन है इसके बारे नहीं सर, में, सेक्शन में इसके बारे में कोई प्रोविजन है, नहीं है। देखे नहीं तो आप और बात करेंगे। अब कैसे फिर चलेगा वो सूट, ऑर्डर 30 तो प्योरली आना पड़ेगा ऑर्डर पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, होल CPC हम लोग का क्या है, प्रोसीजर। होल CPC क्या है, प्रोसीजर। देखो ये जो CPC है ये हम लोग का 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1909 को ये उसमें पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू, पूरे ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न होने के बाद हम लोगों ने इस CPC को जो इम्प्लीमेंट किया वो किया JK और नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया को। हम लोगों ने जो अपने CPC को बाद में 1947 में लागू किया, डिवीज़न होने के बाद, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया, नागालैंड को छोड़ा गया, और जो ट्राइबल्स एरिया जनजातीय क्षेत्र है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2019
ये डेट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको यूज होगा। उस दिन पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून को लागू किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009। उसके द्वारा जेके के सारी जो स्टेटस थी सब खत्म कर दी गई। तो सीपीसी भी हमारी, तो सीपीसी प्रेजेंट में नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया को छोड़कर होल इंडिया में इम्प्लीमेंट, जो हम लोग की सीपीसी है वर्तमान समय में, ये नागालैंड और जो ट्राइबल्स एरिया है उसको छोड़कर संपूर्ण भारत में है, इसी पे टिक लगेगा। अब अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि 1908 में जब सीपीसी लागू हुई थी और 1 जनवरी 1909 को, इसका विस्तार क्षेत्र क्या था, तो आप लिखोगे संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया, संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा विभाजित भारत में सीपीसी को कहाँ लागू किया गया है, तो आप लिखोगे जेके, नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया को छोड़कर। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो आप बताओगे कि नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया को छोड़कर है इंडिया। जो गलतियां होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, यही सब गलतियां होती हैं। एग्जामिनर हमसे पूछ कुछ रहा है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, जल्दी से जल्दी गलत आंसर लगा। क्या पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है, ये 3 चीजों को अपने कॉपी में लिखे रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय गलतियां नहीं। ठीक, अब आता है मेन क्वेश्चन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सिविल सूट होता क्या है, सिविल सूट किसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो देखो जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो तो बड़े आसान हैं, क्योंकि जिन जिन चीज़ों को कोडिफाइड कर दिया गया है, जैसे बीएनएस में जितने प्रकार के ऑफेंस बना दिए गए हैं वो क्या है, सबके सब अपराध है। या ऐसा कोई माइनर एक्ट जो क्रिमिनल नेचर का है, जैसे SC/ST एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट है, पॉक्सको है, उसमें जो मैटर है वो अपराध। आता है सिविल सूट। तो सिविल सूट जानने के लिए हम लोगों को जानना है सेक्शन नंबर 9, सीपीसी का सेक्शन नंबर 9। जो सीपीसी का सेक्शन नंबर 9 है वो कहता है नेचर ऑफ द सिविल सूट। सिविल प्रकृति के बाद कौन कौन से ऐसे सूट है जो सिविल नेचर। ठीक, ये कहा गया है पद संबंधी, धन संबंधी, पद संबंधी, धन संबंधी। इसमें देखो क्या है, अगर कोई टाइटल सूट है जो किसी स्वत्व से, हित से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी पद से जुड़ा हुआ है, एक पार्ट में तो ये आता। दूसरा पार्ट है धन संबंध, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का है जैसे डैमेजेस सूट है, कंपनसेशन का सूट है, ठीक है, या जुडिशल सेपरेशन का सूट है, टार्टियस लाइबिलिटीज अगर अराइज हो गई है वहां पर सूट आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल नेचर। तो सिविल नेचर के सूट में क्या क्या आते हैं, जब सेक्शन 9 आप खोलोगे टेक्स्ट बुक में, बेयर एक्ट में, क्योंकि बेयर एक्ट में केवल सेक्शन 9 को डिफाइन कर दी। टेक्स्ट बुक खोलोगे या अगर आप लोगों ने कोई नोट्स मंगाया होगा तो उसमें देखोगे एक पूरी सीरीज दी गई। उस सीरीज में बताया गया है कि कौन कौन से मैटर सिविल नेचर के सूट। ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपको बताया कि जो संविदा भंग का मैटर होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर होता है, ये सिविल सूट बताया आपको। तो पहला आपका एग्जाम्पल होगा संविदा भंग के मैटर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एसआरए में किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस कराना है, एसआरए में कराना है, तो वो भी सिविल नेचर। इसके बाद हमने आपसे कहा हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ। हम जुडिशियल सेपरेशन चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन केवल हिंदू लॉ में होता है, मोहम्मडन लॉ नहीं होता। तो जुडिशियल सेपरेशन का सूट कहाँ आएगा, सिविल नेचर। हम चाहते हैं डिवोर्स का सूट, तलाक का सूट, विवाह विच्छेद का सूट, चाहे हिंदू लॉ का हो चाहे मोहम्मडन लॉ का हो, वो सीपी। हम चाहते हैं कॉन्जुगल राइट हमारा मेंटेन हो जाए, हमारा जो विवाह टूट रहा है हम फिर से पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, विवाह की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, सिविल सूट में। हमारे साथ कोई टार्टियस क्या नाम है एक्ट हो गया, अपकृतपूर्ण दायित्व आ गया, सिविल सूट कहाँ आएगा, सिविल नेचर। ठीक है, हमने कोई साझेदारी किया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, पार्टनर का अगेंस्ट हमें कोई सूट लाना है, हम कहाँ लाएंगे, सीपीसी में लाएंगे। माल बिक रहे हैं, हमने पैसा तो दे दिया, सेलर ने हमको सामान नहीं, सिविल सूट कहाँ आएगा, सिविल नेचर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सिविल नेचर का सूट होता है वो सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। ठीक है, जैसे आपको पूजा करने से कोई रोक दे, पूजा करने का अधिकार, आपका मार्कशीट में, आपके सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई है, कुछ लिख गई कुछ,
तो अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को अमेंडमेंट कराना चाहते तो आपको पहले सिविल सूट, कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्शन दे। आपको टेम्परेरी इंजेक्शन चाहिए, तत्काल कोई उपचार चाहिए, तो हम लोग टीआई बोलते हैं, सिविल नेचर। तो जो सिविल नेचर का सूट है वो 26-27 प्रकार उसके काइंड्स बताए गए सेक्शन। आप लोग को क्या करना है कि वो सीरीज को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उस सीरीज को जितने एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको 1 बार 2 बार 3 बार याद करिए, ताकि आपको मालूम चल जाए कि जब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, अगर आएगा निम्नलिखित में से कौन सिविलवाद हैं या सिविलवाद नहीं, तो आपको वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए जो 26-27 प्रकार, जब हमने आपको एक एक कर, इसी को बोलते हैं सिविल नेचर। ठीक है, चलो प्रभात समझ में आ रहा है? जी सर। कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है क्या? किस सेक्शन में सिविल नेचर का सूट को किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 9 में सर। सेक्शन 9। अब देखिए काइंड्स ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट कितने प्रकार के, सिविल सूट कितने, जैसे हम लोग के क्रिमिनल लॉ में क्या है, क्रिमिनल लॉ में कहा गया है कि जो क्राइम होता है जब उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी हुई नहीं वो डिवाइड हो जाता है, सेशन ट्रायल, फॉरेन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। जैसा ऑफेंस वैसे वैसे कोर्ट में आपको अपीयर होना। ठीक, सिविल सूट में सिविल सूट कितने प्रकार के होते? अनुराग पांडे, ये वकील साहब, अनुराग पांडे बताइए साहब, कितने प्रकार के सिविल सूट? सर सिविल मैटर्स देखते ही नहीं है। अरे वाह, एडीजे के इंटरव्यू में यही बताएंगे। नहीं सर, इसी सीख है आपसे। आरपी सिंह, अभी सिविल सूट नहीं करते? जी सर करते नहीं, पर संबंधी धन संबंधी होते हैं सर। ये तो इसके जो है डेफिनेशन में आता, हम पूछ रहे हैं काइंड्स ऑफ सिविल सूट, सिविल सूट के प्रकार नहीं मालूम। और कौन वकील साहब हैं? हाँ संगीता जी बताइए। हो गए डीजे वाले, तो बस वो तो फुल फ्रेश मूड होगा सबका, जी सर। ये तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए। सर नहीं अभी रिकॉल नहीं पा रही। प्रियंका सिंह, हमने आइए, कहाँ आप लोग बैठे, आइए। सर 20 टाइप्स। 20 टाइप्स, तो वो एग्जाम्पल है कि काइंड्स है? एग्जाम्पल को हम लोग काइंड्स बोल सकते हैं? नो सर। तो फिर आपसे पूछा जाए मनुष्य कितने प्रकार का होता है, आप बोले 140 करोड़, मोदी जी ने गिन। तो मनुष्य होता है, गुड बिहेवियर वाला होता है, बैड बिहेवियर वाला होता है, मिक्सचर वाला होता है, यही 3 प्रकार के तो होते हैं ना जी। जो गुड बिहेवियर वाले सब प्रयागराज में आ गए मेला में, ठीक, और जो बैड वाले या तो जेल में है या पुलिस ढूंढ रही है, जो मिक्सचर वाले वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में। ये तो 3 प्रकार होता। और कोई देखो, सिविल सूट 3 प्रकार। पहला होता है सिविल सूट, सीख जाओ सब आप लोग को, सीख जाओगे, घबराओ नहीं। पहला सिविल होता है जनरल सिविल सूट, जनरल सिविल सूट, सामान्य सिविलवाद। दूसरा स्पेसिफिक सूट, विशिष्टवाद। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधित्ववाद, रिप्रेजेंटेटिव सूट। जनरल सूट सामान्यवाद, स्पेसिफिक सूट विशिष्टवाद, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधित्ववाद। 3 प्रकार के सूट होते हैं। ठीक, देखो जो जनरल सूट है, तो अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर के पहले कि अगर किसी भी पर्सन के लीगल राइट ब्रीच होते हैं, किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकार भंग होते हैं, तो वो सिविल नेचर के सूट को ला। क्या फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पर भी हम सिविल सूट ला सकते हैं? मौलिक अधिकार के हनन होने पर भी हम सिविल सूट ला सकते हैं? लोग सभी ला सकते हैं। देखो फंडामेंटल पर जो लागू होता है वो होती है रिट जुरिस। सिविल सूट पे लागू क्या होती है हम लोग का? सिविल सूट। हाई कोर्ट सिविल कोर्ट है? हाई कोर्ट
हाई कोर्ट में कोई प्लेंट वगैरह फाइल होती है, WS वगैरह आता है, वो सिविल की अपीलेट कोर्ट। देखो जिनको जिनको नहीं मालूम है फटाफट पे चलाते रहा करो। जो हाई कोर्ट होता है वो सिविल नेचर के सूट ओरिजिनल कोर्ट नहीं। जो हाई कोर्ट होता है, हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट होता है, वो सिविल नेचर के सूट की अपीलेट कोर्ट, अपीली न्याय, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो भी सिविल कोर्ट में जजमेंट दिया जाएगा उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट सिविल सूट लेके हाई कोर्ट, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या हाई कोर्ट क्रिमिनल की ओरिजिनल कोर्ट है? आपका आंसर होगा यस, आपका आंसर होगा यस, हाई कोर्ट क्रिमिनल की ओरिजिनल कोर्ट। एक तो यह ध्यान रखिए। अब आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट क्रिमिनल की जो क्या नाम है ओरिजिनल कोर्ट है, इसको जरा से एक्सप्लेन करिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या एग्जाम्पल दे, कौन सा ऐसा सेक्शन बताएंगे जिससे क्लियर हो जाए कि हाई कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट? रजनीश बताइए। So under Article 226, the High Court can sue or to take cognizance of any criminal matter. और miscellaneous में भी ले आ सकता है सर। जैसे अगर हमको इनहेरेंट पावर को यूज करना है सेक्शन 528 BNSS, हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अगर हमको एंटीसिपेटरी बेल लेना है हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट? यस सर, जा सकते हैं सर। हमको सेशन कोर्ट के अगेंस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन देना है, हम डायरेक्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं जा सर। सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट क्रिमिनल नेचर का है, ओरिजिनल कोर्ट है, और जो सिविल क्या नाम है हाई कोर्ट है वो सिविल नेचर। एक तो पहले ये क्लियर देखो, जो जनरल सूट हमने पहले नंबर का बताया, इसी के लीगल राइट ब्रीच होते, लीगल राइट ब्रीच होते। सर ये जो कहा गया सर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि हम लोग जब तक लोअर कोर्ट ये जज साहब के यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ तो हाई कोर्ट डायरेक्ट लोग कैसे जाएगा सर? नहीं वो और लिखा हुआ है ना, आप चाहे सेशन में जाइए चाहे हाई कोर्ट जाइए, हम लोग को दोनों पावर है, और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, ठीक ना? तो डायरेक्ट तो लोग जाते ही नहीं है ना, रिजेक्ट नहीं होगा। आपका मुजफ्फरपुर से पटना दूर है, तो लोगों को लगता है कि मुजफ्फरपुर के सेशन जज से ही ले लिया जाए, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट पटना चाहते वो होता है हाई कोर्ट। डिपेंड करता है पार्टीज रेडी है आपके खर्चे को देने के लिए। सर तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया, क्या हम बिना ये सेशन जज से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कराए हुए डायरेक्ट वहां फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल जा सकते, पावर है आपको भाई। में मना कर दिया गया है कि पहले सेशन कोर्ट में जाइए, वहां सारा रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट आइए, किसी बात में इस तरह का ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है ना। ये सेशन जज के यहाँ से जब तक रिजेक्ट नहीं हुआ एंटीसिपेटरी बेल तब तक हाई कोर्ट ये कोई स्टेब्लिश लॉ नहीं है, ये केस में किसी स्टेट के लिए कहा गया होगा, होल इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट। हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर जस्टिस का अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ अच्छा, अब हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो जिस हाई कोर्ट ने दिया उसी स्टेट के लिए तो इम्प्लीमेंट होगा कि होल इंडिया के लिए होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस लॉ में कहा गया कि पहले सेशन में जाइए, सेशन से रिजेक्ट हो तब जाइए हाई कोर्ट? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? नहीं कहा है। नहीं कहा है तो वो केस लॉ नहीं बनेगा। अब देखो जो जनरल सूट होता है इसके लिए क्या है कि हमारे लीगल राइट ब्रीच हुए। सर उसका सेक्शन क्या हो गया सर, ये और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट? बीएनएस पे देखते हैं ना कितना है, 482 गई है क्या सर? 482 ठीक है BNSS में देखो, तो जो जनरल सूट होता है जिसके लीगल राइट ब्रीच होंगे, अब उसको हम लोग बोलेंगे विक्टिम, पीड़ित। तो पीड़ित को कहा गया है कि आप सिविल सूट कोर्ट में ला सकते डायरेक्ट। जो सिविल सूट आप लाएंगे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, आप डायरेक्ट प्लेंटिफ बनकर, वादी बनकर सिविल कोर्ट में आप अपने प्लेंट को फाइल कर सकते। और जिसने आपके लीगल राइट को तोड़ा उसको बनाएंगे क्या? डिफेंडेंट, प्रतिवाद। और जो प्लेंटिफ है उसको करना क्या है कि 2 कॉपी में अपने प्लेंट को ड्राफ्ट कराना है एडवोकेट के थ्रू। 1+1 1 होगी कांस्टेंट, जो 1 होगी ओरिजिनल वो होगी कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं होती। बट जो सेकंड 1 है वो वेरिएबल होती है। सेकंड 1 का मतलब है अगर डिफेंडेंट की संख्या 2, तो जो कांस्टेंट है ओरिजिनल कॉपी वो तो एक ही रहेगी, और जो सेकंड कॉपी है वो कितनी बनेगी? 2। अगर डिफेंडेंट की संख्या 5 तो 1+5, 1 तो कांस्टेंट रहेगी,
5 अलग से बनेगी जितने डिफेंडेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो 1+1 होता है, फर्स्ट 1 इज द कांस्टेंट, पहला जो 1 होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो ओरिजिनल कॉपी होती है, वो कोर्ट के पास जमा करना। जो सेकंड 1 है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादियों की संख्या पर वो निर्भर करेगा। अगर प्रतिवादी 50 है तो क्या सिविल सूट आ सकता है? जनरल सिविल सूट बिल्कुल आ सकता है। आप 50 जो लगाइए सेकंड कॉपी। तो ये जो है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सूट। ईशा समझ में आ रहा है? सेकंड कॉपी कितने लगेगी? रिपीट कर दीजिएगा। 50 अगर 50 लगेगी। सेकंड कॉपी को अपने नोट्स में लिखो, नंबर ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादियों की संख्या पर पहले लिखो 1+1, प्लेंट की 1+1 कॉपी बनती है। फर्स्ट 1 इज द कांस्टेंट, पहला जो 1 है वो स्थिर रहता है, वो हिले डुलेगा नहीं। भाई जो बर्डन ऑफ प्रूफ सिखाए थे ऊपर जबड़ा। जो सेकंड 1 है वो वेरिएबल होता है, वही क्या होता है, बढ़ता है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा केवल। अब वो कैसे बढ़ेगा? प्रतिवादियों की संख्या पर। अगर प्रतिवादी 1 से अधिक तो सेकंड कॉपी 1 से अधिक, 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है 15, 20 है 20। ठीक है प्रियंका, समझ में आया आपको जो पूछ रही थी? जी सर। चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सूट। ठीक, अब आता है स्पेसिफिक सूट। देखिए इसका नाम ही है स्पेसिफिक सूट, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं बीआईपी के अगेंस्ट कोई मुकदमा ला, बीआईपी पर्सन। ये कहा गया कि इस पे सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर 80, सेक्शन 79 और सेक्शन नंबर 80 बेसिक चीज समझ जाओ, बाकी जब वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में आप लोग को बता देंगे। देखो ये कहा जाता है स्पेसिफिक सूट। अगर आपको यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सूट लाना है, आपको स्टेट के अगेंस्ट सूट लाना है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लाना है, ठीक है, आपको अगर कलेक्टर के अगेंस्ट सूट लाना है, आप कैसे सूट लाओ? जनरल सूट नहीं ला, उसके लिए कहा गया स्पेसिफिक सूट। क्योंकि देखो जो हमारे जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारत सरकार के, यूनियन ऑफ इंडिया में ढेर सारी मिनिस्ट्री होती है। उस मिनिस्ट्री में क्या होते हैं, ढेर सारे जो है वहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री होती है वो बहुत बिजी होती है, होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या स्टेट का मैटर आप देख लो, राज्य सरकारों का। तो ये कहा गया है कि आपको अगर कोई सूट लाना है यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या लोकल बॉडीज में, आपको कलेक्टर के अगेंस्ट लाना है। डीएम नहीं बोलोगे, कलेक्टर बोलोगे आप, क्योंकि सिविल सूट चल रहा है। तो आपको डायरेक्ट सूट नहीं लाना, आपको पहले सेक्शन 80 जो सीपीसी के सेक्शन नंबर 80 है उसकी लीगल नोटिस दे, अपने एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस उस अथॉरिटी को, चाहे वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे हमारा कोई और आईएएस ऑफिसर्स हो। स्टेट में भी यही मैटर है, गवर्नर के अगेंस्ट है, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट है। अगर किसी के अगेंस्ट हमको सिविल सूट ला, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको लीगल नोटिस। लीगल नोटिस में हमको ये बताना है, ये सिंपल एक नोटिस होती है, हमको ये बताना है कि आपके द्वारा मेरे लीगल राइट को ब्रीच किया, आपके द्वारा मेरे विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। आपको हम 2 महीने का समय दे रहे हैं, आप हमारे विधिक अधिकार का जो उल्लंघन किए हैं, ब्रीच किए, उसको ठीक कर। अगर आप नहीं करते हैं तो 2 माह बीतने के बाद हम मजबूर हो जाएंगे सिविल सूट आपके अगेंस्ट, हम आपके अगेंस्ट फिर सिविल सूट लाने के लिए सिविल कोर्ट में मजबूर हो। ठीक, अब देखो जब वो हमारा लेटर पहुंचा उस अथॉरिटी के नाम, इसमें यह कहा गया कि आप जो लेटर ड्राफ्ट करोगे, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको गृह मंत्रालय के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम है, होम मिनिस्ट्री के, तो आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करोगे होम सेक्रेटरी, गृह सचिव। ठीक, अगर जिस भी डिपार्टमेंट से आप पीड़ित, एक्सेप्ट रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप रेलवे से पीड़ित हो तो आप क्या करोगे, जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक के नाम का, रेलवे के मैटर। ठीक, तो आप ये अपनी एप्लीकेशन को ऐसे ड्राफ्ट करोगे। स्टेट गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में कहा गया है कि अगर स्टेट के किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, उस डिपार्टमेंट के हम सेक्रेटरी या कलेक्टर को, जिला के कलेक्टर को। 2019 के पहले था जम्मू कश्मीर के मामले, तो जम्मू कश्मीर के मामले में कहा गया था कि हम जो अपनी लीगल नोटिस देंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर और एथराइज पर्सन बाय स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हम या तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को देंगे, या अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने किसी को एथराइज कर रखा उस अथॉरिटी को,
वो प्रोविजन अब खत्म हो गया, वो प्रोविजन अब खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, अपनी सेक्शन 80 की नोटिस हमने भेज दिया उस अथॉरिटी को, होम सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी को, जिससे भी हमको पीड़ा थी। 2 महीने का हमने समय दी। तो देखो 3 बातें हैं। पहला तो है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनका जवाब आ गया। जवाब आ गया कि आपके मामले पर विचार किया जा रहा है, थोड़े दिनों का इंतजार। तो आप 2 महीने के बाद सिविल सूट नहीं ला सकते। दूसरा, 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जो लीगल राइट आपके टूटे थे वो ठीक कर दिए, तब भी आप सिविल सूट नहीं ला सकते। तीसरा मैटर है कि 2 महीना बीत गया, उन्होंने सिविल सूट आपके लीगल नोटिस का जवाब ही नहीं, क्या जवाब तो दिया है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं, आप संतुष्ट, तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज, तब वाद का कारण उत्पन्न हो जाता है, जिसको लैटिन में कहते हैं लोकस सिस्टम। अब आपको पूरे रूप में आपका सूट मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया आपका। अब आप अपने सूट को इतनी फॉर्मेलिटीज करने के बाद उसी सिविल कोर्ट में लाओगे जो सिविल कोर्ट में हम लोग जनरल सूट। तो स्पेसिफिक सूट और जनरल सूट में क्या अंतर है? जनरल सूट हम किसी समय किसी दिन ला सकते हैं। सपोज करिए आज 6 जनवरी है, आप अभी क्लास खत्म हो, 11 बजे पड़ोसी से कुछ बात विवाद चल रहा है, नाली का झगड़ा, कोई भी मैटर है, ठीक है, या वो आपका पेड़ काट रहा है, तो आप 11 बजे सिविल सूट ला सकते हैं। बिल्कुल सर। उसको डिफेंडेंट बनाइए और कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर। लेकिन अगर आपको कलेक्टर के मैटर पर कलेक्टर से कोई पीड़ा है, तब 11 बजे सूट नहीं ला सकते। रीजन क्या है कि जिन लोगों का हमने नाम बताया वो लोग व्यस्ततम व्यक्ति है, बिजी नहीं है, बिजी से भी बिजी होता है। कलेक्टर हमारे जिले का सबसे बिजी व्यक्ति होता है, हर मैटर तो होम सेक्रेटरी है, क्या नाम है, हेल्थ सेक्रेटरी है, सब लोग व्यस्ततम व्यक्ति। प्रेसिडेंट हाउस है, व्यस्ततम व्यक्ति है। तो आप पहले 2 महीने उनको 60 डेज मत बोलना, 2 मंथ्स। एग्जाम में आता है 2 मंथ 60 डेज ऐसे आता है, आपका आंसर होगा 2 मंथ। लॉ में जहां पर महीना बोला गया है वहां पे महीने को याद करोगे, जहां पर डेज को बोला गया है वो डेज को याद, अपने तरफ से उसको इंटरचेंज नहीं कर। 2 महीने में 60 दिन होते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिसंबर और जनवरी 8 दिन हुए, 62 दिन हो जाए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से उसको मत तोड़ लीजिएगा कि अरे 2 महीना बराबर 60 दिन तो हुआ, ठीक। तो वहां पे आप तो क्या करोगे, तब आप जनरल सूट। सर एक क्वेश्चन था। तीसरा आता है, हाँ बोलो जल्दी। सर अगर लेखपाल किसी के लीगल राइट को अगर ब्रीच करता है तो क्या तहसीलदार के नाम से नोटिस जाएगी या फिर कलेक्टर के नाम से? लेखपाल क्या करते हैं? किसी के लीगल राइट को अगर ब्रीच करता है जी, ये ध्यान रखिएगा, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कर्मचारी होते एक्सेप्ट जुडिशियल ऑफिस, वो सब सबऑर्डिनेट होते हैं कलेक्टर के। उसका नाम ही जो होता है जिलाधिकारी का, मतलब क्या समझते हो, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, उससे बड़ा जिले में कोई ऑफिसर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चाहे वो रेवेन्यू का मैटर हो, चाहे वो एक्सिक्यूटिव का मैटर, चाहे एसडीएम एडीएम जितने हैं सब उसके अंडर में। आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टर को पार्टी बनाओ। कलेक्टर अगर लगता है कि हमारे लेखपाल ने लीगल राइट तोड़ा है, तो पहले तो आपको रेमेडीज मिलेगी, प्लस कलेक्टर जो कलेक्टर महोदय हैं वो लेखपाल को सस्पेंड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को बोलते हैं, विभागीय कार्रवाई। तो चूंकि हर जिले के सारा मुखिया होता है हमारा कलेक्टर, हमको कलेक्टर के अगेंस्ट लाना। अच्छा, हमको सिविल जज जूनियर डिवीजन के अगेंस्ट सिविल सूट लाना है, तब सिविल जज जूनियर डिवीजन है, वो नया सेलेक्ट हुआ और अपने गांव में बड़ा उत्पात मचा रहा है कि अब हम जज हो गए। बोलिए, कोई सिविल तो क्या करोगे? उसी व्यक्ति के विरुद्ध स्पेसिफिक होगा, जितना ही सर जनरल सूट होगा। आइए अनुराग पांडे जी, जनरल सूट होगा, जनरल होगा सर। और कौन बताएगा? पूजा भारती है, जज बनेंगे तो उत्पात करेंगे। तो मिठाई खाने से तो फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो उत्पात कहाँ से करेंगे?
हमारा गांव पड़ता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। तो वहाँ पे हम गए थे कुछ दिन पहले, तो एक गार्जियन था, हम उसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। वो आया हमारे पास, ने बताया, तो हमसे कहता है क्या है कि हमारा लड़का इलाहाबाद में जज की तैयारी, बहुत अच्छी। तो हमसे कहता है बस एक बार हो जाए, हम पट्टी दरबार को तो ऐसा बताएंगे कि जन्म भर याद। हमने उसको सिखाया कि अंतिम बार बोले हो ये जो बोले, आज के बाद बोलना मत, अदरवाइज आपका बच्चा जज कभी नहीं बन। ध्यान रखिए। तो सोचो, अभी वो प्री निकलने की ठिकाना नहीं, मेंस निकलने की ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं है, तब उसका पिता इतना ज़्यादा घमंड ना। तो अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन बन जाता है, कोई उत्पात करता है तो जनरल सूट, FI क्रिमिनल सूट, काउजिंग ऑफ, सिविल सूट, जनरल सूट, कोई स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन कोई व्यस्ततम व्यक्ति, 10 बजे बैठे 5 बजे उठ गए, इसके बाद क्या काम है उनको? कौन जिला, कोई जिला चलाना है? कोई मतलब नहीं। इसीलिए उनको जनरल सूट सीख जाइए, गलत नहीं होना। और कहीं आपने टिक लगा दिया स्पेसिफिक सूट तो गलत आ। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव। ऑर्डर फर्स्ट रूल 8, ऑर्डर फर्स्ट रूल 8, प्रतिनिधित्ववाद। देखिए ये कहा गया कि कभी अगर किसी पर्सन के लीगल राइट ब्रीच होते हैं और जो विक्टिम है उनकी संख्या मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ है, एक से ज़्यादा है, मिनिमम कितने होने चाहिए? एबव 1, ध्यान रखो, और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। प्रतिनिधिवाद लाने के लिए एक से अधिक, कम से कम 2 व्यक्ति हो और अधिक से अधिक कोई भी हो। तो ये कहा गया कि अगर कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति के अधिकार, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार टूटे हैं, 2 लोगों के टूटे, 3 के टूटे, 4 के टूटे, 5 के टूटे, 6 के टूटे, ठीक, ये कहा गया है कि आपको एक विकल्प दिया, डिस्क्रिशनरी है, अगर वो 2500 चाहे तो अलग अलग सूट ला सकते, ठीक, लेकिन शर्त क्या है कि डिफेंडेंट एक होना चाहिए, जिसने तोड़ा है उसकी संख्या वही होनी चाहिए। यानी एक बी नामक व्यक्ति ने ए के लीगल राइट को तोड़ा, सी के लीगल राइट को तोड़ा, डी के लीगल राइट को तोड़ा, ई के लीगल। तो यहाँ पे विक्टिम कौन है? ए, सी, डी, ई। ये कौन है? पीड़ित। किसने तोड़ा? बी ने। अब अगर ए चाहे तो ए वर्सेस बी सूट लाए, सी वर्सेस बी लाए, डी वर्सेस बी लाए, ई वर्सेस बी लाए, जनरल सूट, कोई बना ही नहीं। लेकिन उन लोग को सीपीसी में कहा गया है कि आप लोग जिससे पीड़ित हो उसकी संख्या एक ही है, वही है। आप लोग ऐसा करो, सब लोग मिलकर एक सूट, सब लोग मिलकर एक सूट लाओ। तो ये कहा जाता है कि जो ए, सी, डी, ई पीड़ित है, ये कहा गया कि जो ए नामक व्यक्ति है वो सबको रिप्रेजेंट करे। सब लोग अपना अपना पैसा उसके पास जमा कर दोगे, अब वो लाएगा रिप्रेजेंटेटिव। अब वो सूट लाएगा ए एंड अदर्स वर्सेस बी, ए व अन्य बनाम, और पूरे सूट को वो रिप्रेजेंट करे। जहां पर भी वकालतनामा में सिग्नेचर करना होगा, जहां पर कोई एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करना होगा, प्लेंट पे सिग्नेचर करना होगा, ए का मतलब है कि वो सी, डी, ई सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। कभी ऐसा होता है कि अगर एक व्यक्ति के लीगल राइट को कई लोगों ने तोड़ा, मान लीजिए ए नामक पर्सन, इसके लीगल राइट को बी ने भी तोड़ा, सी ने भी तोड़ा, डी ने भी तोड़ा, ई ने भी तोड़ा, यानी डिफेंडेंट की संख्या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक लोग। तो डिफेंडेंट को भी कहा गया है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल हुआ है, ए ने ही किया है, बी को बनाया पार्टी, ए ने ही सी को पार्टी बनाया, ए ने डी को पार्टी बनाया, ए ने ई को पार्टी बनाया, ये बी, सी, डी चाहे तो अपने में से किसी को एक राइट्स दे दे कि आप रिप्रेजेंट करिए सारे डिफेंडेंट को। तो अब ये सूट अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट बनना होगा तो जिसको भी वो लोग रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। बी को बना दिया तो ये हो जाएगा ए वर्सेस बी एंड ए वर्सेस बी एंड अदर। तो देखो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है ये, इसका बेनिफिट क्या होता है? पहले बात है वादों की संख्या रोकी जाती है। जहां पर 10 सूट आ सकते हैं, 15 सूट आता है, वहां पर केवल 1 सूट। दूसरा,
रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? खर्चीला कम होता, खर्चीला कम होता। तीसरा क्या होता है? न्यायालय का मूल्यवान समय बचता। जहां कोर्ट 50 केसेस को सुनेगा, अलग अलग डेट लगाएगा, वहां पर एक ही डेट पे चूंकि मैटर बिल्कुल सिमिलर है तो उस पे ये लागू किया। अब ये सीपीसी में तो रिप्रेजेंटेटिव सूट 1908 में बना दिया, हाई कोर्ट में नहीं था कोई सूट। हाई कोर्ट में ऐसा कोई सूट नहीं था। तो देखो, एक हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था, हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जजमेंट देते हुए उस समय के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती साहब ने यह कहा कि जो सिविल कोर्ट होता है वहां पर तो बहुत अच्छा सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव सूट लाने, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं, तो हाई कोर्ट में तो ऐसा प्रोविजन। तब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहितवाद। अगर पिटिशनर की संख्या, याचिकाकर्ता की संख्या, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक है, तो वो 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, कुछ भी है, तो वो क्या करे? एक उनकी ओर से कोई भी पीआईएल ला सकता है। और ये कह दिया गया कि विक्टिम के अलावा, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विक्टिम तो नहीं है लेकिन वो कोई सोशल वर्कर है, वो कोई एनजीओ है, तो कोई एनजीओ भी पीआईएल ला सकता है, कोई सोशल वर्कर भी पीआईएल ला सकता है, इसके साथ जो पीड़ित है वो भी पीआईएल ला सकते हैं। तो पीआईएल में क्या है? ये जो पीआईएल बना हुआ, ये ध्यान रखिएगा, खूब अभी पूछा गया है ये बिहार के इंटरव्यू में, ये पीआईएल कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं जिक्र नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की कोई रिट है, छठी तो कोई रिट नहीं है, पीआईएल आया कहाँ से? तो आपका आंसर होगा हुसैन आरा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल जस्टिस ऑफ इंडिया जो पीएन भगवती साहब थे, उन्होंने इसको दिया है और ये कहा कि ये उसी तरह रन करेगा जैसे कि क्या नाम है, सिविल कोर्ट में चलता है हम लोगों का रिप्रेजेंट। सुप्रीम कोर्ट सर बता दीजिएगा सर। अरे ढूंढ लीजिएगा कुछ आप। चले पीएम भगवती जी के घर सब सर ये सुप्रीम कोर्ट का बात है सर? सुप्रीम कोर्ट का है, तभी तो इन्फोर्स हुआ है होल द इंडिया में। हुसैन आरा, हुसैन आरा, सॉरी हाँ, प्राग पाठक जी क्या है? किस सन में सर? 1985, 17वें सीजीआई थे, 17वें सीजीआई। हुसैन आरा खारतून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1925। तो ये पीआईएल हाई कोर्ट में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आएगा? हाई कोर्ट में आएगा सर, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अनुराग पांडे जी बताओ भाई। नियरेस्ट आपका प्रोडिक्शन होगा सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता? जो मुझे जानकारी है सर। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑर्डर मिला हुआ है पीआईएल आने का, पीआईएल हाई कोर्ट में भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है, लेकिन एक उसके साथ कंडीशन, एक मैटर को लेकर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में पीआईएल, एक ही अगर आपका मैटर है तो ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट में भी वही पीआईएल दाखिल करा दिए, वही पीआईएल आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट। कोई जरूरी है कि जो हाई कोर्ट ऑर्डर करे पीआईएल में वही सुप्रीम कोर्ट करे? नो सर, नहीं होता। जब 2 जजेस किसी केस को सुनते हैं तो दोनों जजेस के ओपिनियन में अंतर आ जाता है, साथ साथ बैठ के सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप उम्मीद करोगे कि एक दिल्ली में बैठे हुए, एक और कहीं बैठे हुए स्टेट में बैठे हुए हैं और सिमिलर जजमेंट आएगा? अब अगर अलग अलग आ गया तो किसको आप इन्फोर्स करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का लेके चिल्लाओगे ये देखो ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर। और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, अब हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तब हाई कोर्ट वाले लेके चिल्लाओगे। तो ये कहा गया वो चिल्लाने की नौबत ही ना आए, आप तय कर लो कि एक में से कहाँ जाओ, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट चले जाओ, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और आप अपने पीआईएल को फाइल करो। तो देखो ये जो अभी हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जो सीपीसी होता है, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीपीसी कैसे रन करती है, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं वो ना किसी सेक्शन में डिफाइन की गई है, ठीक है, और ना कोई प्रॉपर इसको ढंग से बताता कैसे सिविल कोर्ट का प्रोसीजर होता। तो ये जो आज का वीडियो है इसको आप लोग बहुत संभाल के इसको नोट करके एक एक लाइन चला के कॉपी में नोट करके इसको रख लीजिएगा। ये आपको लॉन्ग
जब तक आप जिंदा रहोगे और लीगल फील्ड में रहोगे हर समय। समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, और जितना समझ में आया हो जो भी हमने बताया।